हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके पहले वाले यूनिट के अंदर हमने जो है ये स्टडी किया था कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ख़ास तौर से दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग of electrons. In modern technology such compounds are called as coordination compounds. तो आप यहाँ पर देखिए जो complex compounds हैं इन्हीं complex compound को हम जो जनरली coordination compound जो है कहेंगे. The chemistry of coordination compounds is an important and challenging area of the modern inorganic chemistry. तो ये जो है बिल्कुल जो है एक चैलेंजिंग टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आप खुद देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर के अंदर जो है पढ़ने में जो है बहुत मज़ा आएगा, इसके अंदर जो है आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो है मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है एक चैलेंजिंग जो है एरिया है एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैव प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। और इसी तरह से आप देखोगे कि ये जो है बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह का जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है जिसको आप सिंपली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है कह सकते हो। एग्जांपल आप देखिए कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और इसी तरह से जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड्स होंगे जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है विटामिन B12 है। तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 ये सब के सब जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। क्लोरोफिल जो है ये मैग्नीशियम का कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन का है और विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम अपनी एक्सपेक्टेड वैलेंसी से ज़्यादा जो है वैलेंसी जो है शो करते हैं। तो वेराइटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट and analytical reagents involve the use of coordination compounds, and the coordination compounds also find many applications in electroplating, textile, dyeing and medicinal chemistry. तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। हम आगे जो है इसको भी स्टडी करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कहाँ कहाँ पर जो है यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क जिसने किया था दैट इज़ अल्फ्रेड वर्नर, जो 1866 अल्फ्रेड वर्नर 1866 से इसका जो पीरियड है वो 1919 तक है। तो इसने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो है बहुत सारी जो स्टडी किया और उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है शो किया, इसलिए उसके जो कुछ भी स्टडी है उसको हम जो है नाम देते हैं वर्नर्स थ्योरी। तो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं कि वर्नर्स थ्योरी के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो लेट अस सी वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अल्फ्रेड वर्नर ने जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें फार्मूलेट किया और उसने जो है अपनी बहुत सारी जो है आइडियाज़ जो है शो किया फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ही प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड अ large number of coordination compounds and studied that their physical and chemical behavior by simple experimental टेक्निक्स। तो ये सारी चीज़ें जो उसने प्रपोज़ किया और उसने बताया कि इनके जो है फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या हो सकती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस थ्योरी के अंदर जो शो की गई है, इसलिए इसको जो है वर्नर्स थ्योरी जो है कहा गया है। और इसके अंदर जो ख़ास तौर से जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्नर propose the concept of primary valence and a secondary valence for a metal ion। तो यहाँ पर जो दो टाइप की जो वैलेंसीज जो है आपको मेटल आयन के अंदर मिलेगी, दैट इज़ प्राइमरी वैलेंस और सेकंड जो होगा सेकेंडरी वैलेंस।
वैलेंस सिंपली जो है आप वैलेंसी जो है कंसिडर कीजिए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की वैलेंसी जो है आपको किसी भी मेटल एटम या मेटल आयन के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी। तो द बाइनरी कंपाउंड्स सच एज CrCl3, COCl2 एंड PdCl2 हैव द प्राइमरी वैलेंस ऑफ 3, 2 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो आप यहाँ पर देखिए CrCl3, इसी तरह से जो है COCl2 और PdCl2, COCl2 एंड PdCl2, इन सब के अंदर जो प्राइमरी वैलेंस है वो 3, 2, 2 रेस्पेक्टिवली है। ये जो है सिंपल जो है बाइनरी कंपाउंड्स है जिसके अंदर कोई भी मेटल एटम किसी दूसरे एटम के साथ जो है कंबाइन होकर कुछ कंपाउंड जो है फॉर्म कर रही है। तो इसके अंदर देखिए क्रोमियम की जो प्राइमरी वैलेंस है वो 3 है, कोबाल्ट और पैलेडियम की प्राइमरी वैलेंस यहाँ पर जो है 2 है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो बहुत आसानी के साथ जो स्टडी कर सकते हैं। तो इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया इट वाज फाउंड दैट some of the chloride ions could be precipitated as silver chloride on addition of excess of silver nitrate solution। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि अगर इसी कोबाल्ट को आप जो है अमोनिया के साथ और क्लोरीन के साथ जो है कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है फॉर्म करते हो तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट जो है कंपाउंड्स मिलेंगे। अगर आप सिल्वर क्लोराइड के साथ इसको जो है रिएक्ट करके सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप इसको रिएक्ट करते हो तो आपको जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट जो है मिलेगा। और उसकी वजह से आप जो है ये डिसाइड कर सकोगे कि आपको जो है दिया गया कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो किस टाइप का है और उसके अंदर कौन कौन सी वैलेंसीज जो है अप्लीकेबल है। तो ये बात जो है आप यहाँ से वर्नर्स थ्योरी के अंदर जो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद आपको जो है सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। तो यहाँ पर एक कंपाउंड मैं आपको बता दूँ पहले कि आपके पास CONH3 ये एक जो है कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ कोबाल्ट 3। यहाँ पर जो है कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा 3। तो ये कोबाल्ट 3 के अंदर जो है आप देखोगे कि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल और 3 क्लोराइड एटम जो है आपस में ज्वाइंट है। अब जब आप इसको एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर जो है सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। तो ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट इसका नंबर क्या है वो डिसाइड करेगा कि ये मॉलिक्यूल जो है किस टाइप का होना चाहिए। तो ये जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है कुछ अलग अलग नंबर्स जो है सिल्वर क्लोराइड मॉलिक्यूल के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर 1 मोल आप जो है COCl3 6 अमोनिया येलो कलर का है तो वो जो है 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो है प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हमारे पास है COCl3 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और इसका जो है कलर होता है येलो। जब आप इसको जो है एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है रिएक्ट करोगे तो इट गिव्स 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये आपको मिलेगा 3 मोल AgCl। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, आगे हम इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप 1 मोल सेम मॉलिक्यूल लेते हो लेकिन सिर्फ एक अमोनिया मॉलिक्यूल इसमें से हम जो है कम कर देते हैं तो यहाँ पर जो है दूसरा मॉलिक्यूल COCl3 5NH3 5 अमोनिया लोगे तो ये जो है स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा इसका जो कलर होगा दैट इज़ पर्पल कलर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे पर्पल कलर। तो ये आपको देगा 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब आइए दूसरा एक और मॉलिक्यूल हम जो कंसिडर करेंगे जिसमें 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो हम यहाँ लिखेंगे COCl3 4NH3। तो इसका जो है कलर जो है डिफरेंट हो जाएगा और ये कलर होगा ग्रीन। तो ग्रीन कलर का ये मॉलिक्यूल जो होगा इसको जब आप एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो इट विल गिव 1 मोल ऑफ AgCl। सिल्वर क्लोराइड का जो है 1 मोल जो है आपको मिलेगा। इसी तरह से जो है आप 1 मोल COCl3 4 अमोनिया COCl3 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जिसका कलर है वायलेट तो ये भी आपको देगा 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। तो ये आपको जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलती है जिसमें कोबाल्ट जो है 3 आयन इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। तो दिस ऑब्जर्वेशन टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ
conductivity measurement in the solution can be explained if 6 group in all, either chloride ions or ammonia molecules or both, remain bonded to the cobalt ion during the reaction and the compounds are formed एज शोन इन टेबल नंबर 9.1। तो आप देखोगे कि यही सारी चीज़ें जो है टेबल नंबर 9.1 के अंदर दी गई है। येलो कलर के लिए जो है आपको जो है आयोनिक फॉर्म के अंदर जो है ये कंपाउंड्स को जो है शो किया गया है और उसके हिसाब से वहाँ पर आपको इसका जो है डिसोसिएशन जब होगा वाटर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर तो किस तरह से जो है ये अपने आयोनिक फॉर्म के अंदर जो है ब्रेकडाउन होंगे और सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है जो इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से जो क्या होगी वो टेबल नंबर 9.1 के अंदर जो शो किया है। दैट इज़ द फॉर्मूलेशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि द एटम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म अ सिंगल एंटिटी विच डज नॉट डिजॉल्व अंडर द रिएक्शन कंडीशंस। वर्नर प्रपोज द टर्म सेकेंडरी वैलेंस फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंडेड डायरेक्टली टू द मेटल आयन इन ईच ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस द सेकेंडरी वैलेंस आर 6। जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर सब के अंदर जो सेकेंडरी वैलेंस जो है आपको 6 मिलेगी। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये जो है डायरेक्टली बॉन्डेड है तो वो नंबर जो है आपको सेकेंडरी वैलेंस का देगा। तो आप देखिए कि यही सारे जो है मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो है आयोनिक फॉर्म क्या बनेगा वो आपको मैं यहाँ पर जो शो करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए COCl3 6 अमोनिया, इसको जब आयोनिक फॉर्म आप देखोगे तो ये बनाएगा CONH3 3 + 3Cl-। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 क्लोरीन जो है वो Cl- के फॉर्म में होगा और ये अमोनिया जो है यहाँ पर कोबाल्ट के साथ जो है देखिए 6 नंबर ऑफ अमोनिया कोबाल्ट के साथ जो है डायरेक्टली अटैच्ड है जिसको हमने यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो किया है। तो ये जो है इसकी सेकेंडरी वैलेंस है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंस जो है 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसलिए हम यहाँ पर इसको जो है 6 कहेंगे। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल जो आप देख रहे हो जिसमें जो है 5 अमोनिया मॉलिक्यूल और 3 क्लोरीन्स हैं तो इसको हम जो इस तरह से शो करेंगे। लुक हियर, ये हो जाएगा COCl NH3 5 नंबर्स 2+, ये हो गया और उसके बाद जो है बाहर जो है 2Cl- हो जाएगा। तो ये जो इसका कलर है वो कलर आपको जो है पर्पल दिखेगा, पर्पल कलर। तो ये जो है आपको 2 मोल्स ऑफ AgCl जो है शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए इस मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे COCl2 NH3 4 नंबर्स प्लस Cl-। तो ये एक क्लोरीन जो है आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से हम जो शो कर रहे हैं ये बाहर होगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी जो है सेम कंपोजिशन होगा COCl2 NH3 4 टाइम्स प्लस Cl-। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है फार्मूला आपको जो है सेम दिखता है लेकिन यहाँ पर जो है इसके ये डिफरेंट आइसोमर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट कलर मिल रहा है। ध्यान रखिए दोनों के फार्मूला सेम है लेकिन इसके जो है स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में आइसोमर हो सकते हैं। अब कौन कौन से टाइप के आइसोमरिज्म आपको जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर मिलेगा वो हम इसके बाद वाले टॉपिक के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डिफरेंट आइसोमरिज्म होने की वजह से आप इसको जो है डिफरेंट कलर जो है ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पर जो है सोल्यूशन कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड्स टू, यहाँ पर जो है अगर लिखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है आपको मिलेगा 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। ये जो कंडक्टिविटी 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आपको मिलेगा 1:2 इलेक्ट्रोलाइट और इसके अंदर आपको मिलेगा 1:1, यहाँ पर भी आपको मिलेगा 1:1। तो ये जो इसके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दोनों जगह पर आपको सेम मिलेगी। तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज़ आपको जो है कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस देगा जो 4 टाइप के हमने यहाँ पर जो स्टडी किया है। तो वर्नर ने यहाँ पर जो बताया है कि आप देखिए यहाँ पर टोटल 6 अमोनिया है
तो इस कोबाल्ट की जो है 6 सेकेंडरी वैलेंस है। यहाँ पर देखिए 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है, तो इस तरह से 5+1 ये भी जो है 6 होती है। 4 अमोनिया 2 क्लोरीन ये भी 4+2 6 होती है। सेम इज़ द कंडीशन हियर, तो ये भी जो है 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन 6 होती है। तो इन सब के अंदर जो है सेकेंडरी वैलेंस जो है कोबाल्ट की सब जो है सेम है। सिर्फ बाहर आप जो देख रहे हो यहाँ पर 3 क्लोराइड है, यहाँ 2 है, यहाँ दोनों जगह पर 1-1 है, तो हम इसको जो है प्राइमरी वैलेंस कहेंगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से हमको जो है समझ में आती है कि वर्नर थ्योरी के अंदर जो 2 टाइप की जो वैलेंसीज जो है शो की गई है सेंट्रल मेटल एटम की, तो उसके अंदर जो है प्राइमरी जो वैलेंस होती है वो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो है शो की जाती है, और सेकेंडरी वैलेंस जो है वो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो है शो की जाती है। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंस है ये इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है डायरेक्टली अटैच जो है शो की जाएगी, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो आगे ध्यान रखिए कि आप जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो स्टडी करोगे तो उसके अंदर ये बात जो है ध्यान से नोटिस कीजिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या अनायंस इसके अंदर जो है मौजूद है तो वो उस मेटल की जो है सेकेंडरी वैलेंस होती है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन्स आपको मिलते हैं वो उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन की प्राइमरी वैलेंस होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि जो लास्ट 2 है मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है आपको सेम एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा, लेकिन ये जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है शो करते हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पर आइसोमेरिज्म जो है हो सकता है। वाट एवर ये जो कुछ भी आइसोमेरिज्म होगा हम उसको जो है आसानी के साथ जो स्ट्रक्चर बना के उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वर्नन इन 1893 प्रोपाउंड दैट दिस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये जो है उसने जो अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो थ्योरी पेश किया, और उसके जो है कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं। वो पोस्टुलेट्स क्या क्या है हम 1 बाय 1 जो है उन सारे पोस्टुलेट को जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं। पोस्टुलेट्स मीन्स इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हो सकते हैं और उसके बेसिस पर उसने जो है क्या ऑब्जर्वेशन जो है शो किया। तो सबसे पहला, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज, दैट इज़ द वैलेंसीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यही चीज़ जो अभी हमने आपको बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं 2 वैलेंसीज होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो ये 2 टाइप के जो है इसके अंदर आपको जो है मिलेगी वैलेंसीज, या सिंपली जो है लिंकेज आप इसको कह सकते हो। सेकंड, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नेगेटिव आयन से जो है सेटिस्फाइड होती है, और जनरली ये क्या होती है, दीज आर आयोनाइजेबल। मैं अभी आपको जो है एक एग्जांपल लेकर फिर से बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखो कि द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और द नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या ये जो है नेगेटिव आयंस से सेटिस्फाइड हो सकती है, और इसको आप नाम दोगे नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसीज। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर जो मैंने सर्कल में लिखा है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल एटम या मेटल आयन शो करता है वो जो है आयोनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसीज जो है ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, तो ये बात जो ध्यान रखना है कि द सेकेंडरी वैलेंस इज़ इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज़ फिक्स्ड फॉर अ मेटल। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंस होती है ये इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम CN से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ये हर मेटल के अंदर जो है फिक्स होती है। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स होती है उसका कुछ ना कुछ जो है पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एंड दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ नथिंग बट द नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसीज विच आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वैलेंस। तो ये हमेशा ये क्या होती है, फिक्स होती है। उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है दैट इज़ द आयंस और ग्रुप्स bound by the secondary linkages to the metal have characteristic spatial arrangements corresponding to different coordination numbers। तो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से आपको जो है कुछ पर्टिकुलर स्पेशियल अरेंजमेंट मिलेगा। स्पेशियल मीन्स इन स्पेस,
ध्यान रखिए स्पेस के अंदर जो इसका जो है डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा और डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से वो अरेंजमेंट आपको जो है शो करेगा। जैसे एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर जो है वहाँ पे आप सेकेंडरी वैलेंस के हिसाब से देखोगे कि अगर यहाँ पे जो है मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है, तो ये दो तरह का जो है स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता है, एक तो स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। तो अगर हम CN कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर जो दो टाइप का स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता है, एक स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और दूसरा जो है टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो ये दो बातें जो है आपको जो है मिलेगी। तो ये ख़ास तौर से जो ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपको उन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्पेशल अरेंजमेंट, जिसको सिंपली आप जो है ज्योमेट्री भी कह सकते हो, तो वो ज्योमेट्री आपको मिलेगी। तो इन मॉडर्न फॉर्मुलेशंस सच स्पेशल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो उसमें से दो एग्जांपल हमने जो है इस पॉलीहेड्रॉन की लिया है, एक स्क्वायर प्लेनर है और एक टेट्राहेड्रल है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से जो रिलेटेड है। तो द स्पेसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्स एंड द आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड एज काउंटर आयंस। तो यहाँ पे अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है आप जो है क्लियरली समझ लोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस कौन सी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ CO NH36 Cl3। तो इसके अंदर आप देखिए कि सेंट्रल मेटल एटम जो है आपको मिलता है कोबाल्ट, या सेंट्रल मेटल आयन मिलता है कोबाल्ट। उसके बाद आप देखिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ या सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट के साथ जो है डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये 6 जो है यहाँ पर आप देखोगे ये इसकी सेकेंडरी वैलेंस है और ये 3 जो है आप इसको देखोगे प्राइमरी वैलेंस है। अब हम इस पर से भी देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंस जो है ये आयोनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंस जो है नॉन आयोनाइजेबल। तो आप इसको जो है डिसोसिएट कीजिए। तो डिसोसिएट होने के बाद ये आपको मिलेगा CONH36 3+ 3Cl-। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बाहर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट जो ये आयोनाइज हो गया, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला अमोनिया ये सेपरेट नहीं हो रहा है। यानी अगर आप चाहोगे कि इसको ब्रेक करके CO3+ 6 अमोनिया जो है फॉर्म कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो वैलेंस है ये आयोनाइजेबल नहीं है, इट इज़ नॉन आयोनाइजेबल। तो ये कौन सी हो गई? सेकेंडरी वैलेंस है। तो सेकेंडरी वैलेंस में आप देख रहे हो कि कोबाल्ट के अंदर जो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है ये इसके साथ जो है अटैच्ड है, इसलिए इसको आप जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहोगे। और इस क्लोराइड आयन को, जो कि प्राइमरी वैलेंस है और ये आयोनाइज हुआ है, इसको आप नाम दोगे काउंटर आयन। तो ये चीज़ जो आपको दिख रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन और इसको आप नाम दोगे काउंटर आयन। तो इस तरह से ये जो है काउंटर आयन। तो इसमें देखोगे कि कोबाल्ट के अंदर 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है प्रेजेंट है इसके साथ में, इसलिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। और 3 क्लोराइड जो है ये आउटसाइड द ब्रैकेट मिलता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जो है यहाँ पे कोबाल्ट का कहोगे ये 3 है। तो इस तरह से हम जो है इसको बहुत आसानी के साथ जो है डिसाइड करते हैं। तो द स्पेसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्सेस। तो आप इसको जो है कॉम्प्लेक्स आयन कहोगे, या इसको इतने पोर्शन को आप नाम दोगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दिस इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसको हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे और आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट ये प्राइमरी वैलेंस होगी। तो ये आयन जो बनता है इसको हम नाम देंगे काउंटर आयन। तो ये ख़ास बात जो है आप ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल मैं लेके आपको बताता हूँ, फिर उसमें हम डिसाइड कर लेंगे कि इसके अंदर जो है काउंटर आयन कौन सा है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो सकती है। तो लुक हियर, K4FeCN6 ये एक जो है कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। जब आप इसको जो है डिसोसिएट करोगे तो बनेगा 4K प्लस FeCN6 4-। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और ये जो है इसका काउंटर आयन है।
तो 4 पोटेशियम जो है ये आपको प्राइमरी वैलेंस मिलता है और बाकी जो है 6 साइनाइड जो है इसके अंदर Cn-। तो ये जो है 6 Cn- आयन्स हैं जो इस आयरन के साथ जो है डायरेक्टली अटैच्ड है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो किया है। तो हम इसको जो है नाम देंगे दिस इज़ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और यहाँ पर जब K+ जो बन रहा है इसको हम नाम देते हैं दिस इज़ काउंटर आयन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये 2 इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट्स आपको मिलते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये जनरल एक बात है। तो ध्यान रखिए कि वर्नर ने आगे जो है और जो अपना पोस्टुलेशन जो है शो किया है। ही फर्दर पोस्टुलेटेड दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप्स आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जनरली अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे तो 3 टाइप के जो है पॉलीहेड्रा जो है ये पॉलीहेड्रॉन जो है बहुत ही कॉमन है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कहेंगे। तो ये 3 टाइप के इम्पॉर्टेंट जो है आपको पॉलीहेड्रॉन जो है मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ कॉम्प्लेक्सेस की जो है आप एग्जांपल्स लीजिए। तो CONH3 यहाँ पर जो हम इनके आयन्स जो है कंसिडर करेंगे। तो पहले मैं वो आयन्स बना लेता हूँ। CONH3 आयन ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन है। इसी तरह से दूसरा जो होगा COCl2NH3 प्लस आयन। उसके बाद जो है एक आयन और हम जो है लेते हैं जो कि COClNH3 ये हो जाएगा 2+ और एक होगा COCl2NH3 तो ये जो है 3 टाइप के आयन्स हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो है कोबाल्ट है। तो इसके अंदर जो है ये सब के सब जो है ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़ है। तो ध्यान रखिए कि जिसमें जो है ये सब के सब जो है ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़ है जिसमें आप देखिए कि टोटल जो है 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर जो है 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है। यहाँ पर 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन है। तो ये सब के सब जो है ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़ हैं। ये सब के सब जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए NiCO4 और PtCl4 2-। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये सब के सब ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़। इसी तरह से NiCO4 ये एक जो है कॉम्प्लेक्स है टेट्रा कार्बोनिल निकेल। और इसी तरह से PtCl4 2-। PtCl4 2- ये जो है आयोनिक फॉर्म में है। तो ये दोनों जो है आपको मिलेंगे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो ये होगा टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर होगा और इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो है एग्जांपल्स है 3 टाइप के जो है यहाँ पे आपको जो है पॉलीहेड्रॉन मिलते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल, दूसरा टेट्राहेड्रल और तीसरा स्क्वायर प्लेनर। तो तीनों की जो है एक एग्जांपल यहाँ पर जो शो की गई है। ऑक्टाहेड्रल की यहाँ पर जो 3 एग्जांपल है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की एक एग्जांपल यहाँ पर जो है आपको मिलेगी। तो ये बात जो है आप इसके अंदर जो है वर्नर थ्योरी के अंदर जो है ये पोस्टुलेशन के अंदर जो है देख सकते हो कि डिफरेंट हो आपको यहाँ पर आयोनिक फॉर्म के अंदर या फिर जो है पूरा की पूरी जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ आपको जो है मिलती है। अब देखते हैं कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम इसको भी जो है बहुत आसानी के साथ जो है स्टडी कर सकते हैं। तो लुक हियर, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और डबल सॉल्ट किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिए, बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज complexes are formed by the combination of 2 or more stable compounds in stoichiometric ratio। तो ये दोनों ही चीज़ें
टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स के जो है कॉम्बिनेशन से जो है बनते हैं, जिसके अंदर जो है आपको प्रॉपर स्टोइचियोमेट्रिक रेशो मिलेगा. हाउ एवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज कार्नालाइट. तो आप देखिए डबल सॉल्ट की एग्जांपल हम लेते हैं. पहली कार्नालाइट. तो कार्नालाइट के अंदर आपको मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का हेक्साहाइड्रेट. तो KCl, MgCl2, 6H2, यह है कार्नालाइट, है ना. इसी तरह से आप देखोगे मोर्स सॉल्ट. दूसरी एक एग्जांपल है डबल सॉल्ट की, मोर्स सॉल्ट. तो ये आपको मिलेगा फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और इसका जो है ये आपको मिलेगा हेक्साहाइड्रेट. ओके, 6H2O ये भी मिलेगा. तो ये मोर्स सॉल्ट हो गया. इसी तरह से पोटैश एलम, तीसरी एग्जांपल है पोटैश एलम. और ये पोटैश एलम जो है आपको मिलेगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, KAlSO4 4 टाइम्स. तो ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट 2 टाइम्स यहाँ पर होगा. और ये जो है आपको 12 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मिलेगा, 12H2O. इसके अंदर जो है 12 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. दे डिसोसिएट इनटू द सिंपल आयंस. इनको जो है आप जो है सिंपल आयंस के अंदर जो है डिसोसिएट कर सकते हो. जैसे कि आप देखोगे कि ये जो है पोटेशियम क्लोराइड K+Cl- Mg2+ और 2Cl- और वाटर मॉलिक्यूल जो है सेपरेट होगा. इसी तरह से Fe2+ SO4 2-. इसी तरह से 2 नंबर्स ऑफ NH4+ और SO4 2- और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. इसी तरह से K+Al3+ और SO4 2-. ये सब के सब जो है आसानी के साथ ये जो है डिसोसिएट होंगे. मींस इसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल आयंस हैं ये सारे के सारे आयन जो है ये सेपरेट होंगे वाटर के अंदर. तो इसको हम जो है जनरली क्या नाम देंगे, दीज आर दी डबल सॉल्ट. जैसे मैं आपको यहाँ पर जो इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये बनाएगा K+ Mg2+ ये 1 और ये 2, कितना हो गया 3. तो ये 3Cl- और साथ में जो है 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये सेपरेट हो जाएगा. तो दिस मॉलिक्यूल दैट इज़ द कार्नालाइट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस कंप्लीटली. सारे के सारे आयंस के अंदर जो ये ब्रेक डाउन होगा, ये होगा डबल सॉल्ट. इसी तरह से आप इसकी एग्जांपल लोगे तो ये बनाएगा Fe2+ NH4+, कितने नंबर्स में होंगे, 2 नंबर्स में, और साथ ही साथ जो है 1 और 2. तो ये होगा 2SO4 2-. तो ये जो है 3 डिफरेंट आयंस के अंदर जो डिसोसिएट होगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल जो सेपरेट होंगे. तो इस तरह से ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस के अंदर जो है कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा. सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी डबल सॉल्ट. लेकिन जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसोसिएट होगा, लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, K4FeCN6 पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनाइड, K4FeCN6. अगर इसको आप डिसोसिएट करना चाहो तो ये बनेगा 4K+ FeCN6 4- में जो है डिसोसिएट होगा. अगर आप चाहोगे कि इसमें से Fe2+ और Cn- को भी जो है सेपरेट कर दो, तो ये Fe2+ + 6Cn-, तो ये प्रोसेस आपको नहीं मिलेगा. तो ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा. और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, फर्दर जो है सेपरेट नहीं होगा. तो इस टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो ये बात जो है ख़ास तौर से आप नोटिस कीजिए कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअल डिफरेंस जो है क्या होता है. ठीक है, तो ये चीज़ हम जो है बहुत इजीली जो है समझ सकते हैं. अब चलिए देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी जो है डेफिनेशंस होती है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो वो डेफिनेशंस में कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल एटम और आयन, लिगेंड्स है, उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं. वो छोटी छोटी डेफिनेशन जब तक आप नहीं समझ सकोगे उस वक्त तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये कंप्लीट आपके समझ में नहीं आएगा. तो चलिए ये सारी डेफिनेशन हम जो है 1 बाय 1 स्टडी करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन होगी कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी.
जैसा कि वर्नर्स थ्योरी के अंदर हमने जो देखा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, तो अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होगा और फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या आयन के साथ वो क्या होगा, बॉन्डेड होगा। एग्जांपल लीजिए COCl3 NH3 थ्राइस, COCl3 NH3 थ्राइस, ये हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम जो है देखेंगे तो इसके अंदर जो है कोबाल्ट आयन है जो कि 3 अमोनिया मॉलिक्यूल और 3 क्लोराइड आयन से जो है सराउंडेड है। तो हम इसको जो है पूरा स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं। जैसा कि वर्नर्स थ्योरी के अंदर जो है पोस्टुलेट्स में हमने स्टडी किया था कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है शो करते हैं। तो आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ये जो है टोटल 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है कोबाल्ट 3 प्लस आयन है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और तीसरी चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी 3 Cl- आयन्स। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर जो है 3 चीज़ें मिलती है। ये तीनों चीज़ें मिलकर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसको जो है लिख दिया है, इसलिए इन तीनों को हम जो है नाम देंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये एक एग्जांपल हमको जो है मिलता है। तो कोबाल्ट एटम और कोबाल्ट आयन इज़ सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 3 क्लोराइड आयन्स। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं NiCO4, NiCO4। तो ये भी देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तब आप बता सकते हो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या क्या है। तो देखिए सेंट्रल मेटल एटम निकेल है और उसी के साथ साथ जो है 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम FeCN6 4-। तो देखिए FeCN6 4- आयन्स हम लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए पहली चीज़ Fe2+ आयन्स हैं और इसी तरह से दूसरी चीज़ 6 Cn- आयन्स हैं। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। बस सिंपली आप देखिए कि कोई सा भी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम अगर बनाते हैं तो उसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट का जो कुछ भी कंटेंट है उसे आपको नाम देना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। गॉट द पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल एटम और आयन। दूसरी डेफिनेशन, सेंट्रल एटम और आयन। तो जनरली ये मेटल्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एन एटम और आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम और आयन। तो आप यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल हम लेते हैं CONH36 Cl3। तो आप देख रहे हो ये इतना पोर्शन जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसके अंदर जो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो अटैच्ड है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ कोबाल्ट। तो इसको आप सेंट्रल मेटल एटम या सिंपली सेंट्रल मेटल आयन जो है कह सकते हो, वाट एवर इट में भी। तो इसमें जो है इसको हम सेंट्रल मेटल एटम जो है नाम देंगे जिसके अंदर जो है फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस जो है इसके साथ पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर जो है अटैच्ड होंगे। तो इस स्पीसीज़ को या इस चीज़ को हम यह नाम देंगे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, एक एग्जांपल और लीजिए NiCl2H2O4, NiCl2H2O4 नंबर्स। तो इसके अंदर आप जो है देखोगे कि सेंट्रल मेटल एटम जो है या सेंट्रल मेटल आयन निकेल है जिसके अंदर जो है 4 वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और 2 क्लोराइड आयन्स जिसको आप नेगेटिव आयन कहेंगे। ये पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में इस सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हम निकेल को जो है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस सेंट्रल एटम्स और आयन्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज लुईस एसिड्स। ये सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन्स को आप जो जनरली लुईस एसिड्स भी कह सकते हो। लुईस एसिड इसलिए कहेंगे कि ये जो है इन नेगेटिव न्यूट्रल मॉलिक्यूल
या निगेटिव आयंस से जो है क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं। तो लुईस कंसेप्ट के मुताबिक ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये गेन करता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए सेंट्रल मेटल एटम्स या सेंट्रल मेटल आयन जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, उसको हम जो है लुईस एसिड जो है कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है थर्ड जो पॉइंट होगा दैट इज़ द लिगेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है और सारा जो है खेल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इसी लिगेंड के ऊपर होता है। लिगेंड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है लिगेन, दैट मीन्स टू बाइंड। लिगेन इसका मीनिंग होता है टू बाइंड। तो ये जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जो है बाइंड होता है, इसलिए हम इसको जो है लिगेन कहेंगे, उसी से बना है लिगेंड्स। तो देखिए द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। तो ये जो है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये निगेटिव आयंस भी हो सकते हैं या फिर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयंस के साथ जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो है ये बॉन्डेड होंगे, इसलिए हम इसको जो है नाम दे रहे हैं लिगेंड्स। और ध्यान रखिए जो कुछ भी लिगेंड होता है जैसा भी होगा, इन दोनों में से जिस टाइप का भी होगा, ये हमेशा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होगा। दैट मीन्स इट मस्ट बी रिटन अलोंग विद द सेंट्रल मेटल आयन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। लिगेंड कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं होगा। लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जब आप लिखोगे तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। दिस में भी सिंपल आयंस सच एज क्लोराइड और स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर और अमोनिया और लार्जर मॉलिक्यूल सच एज इथाइलिन डाइअमाइन और दे आर इवन द मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो निगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फिर जो है आगे क्या हुई बात कि ये स्मॉलर आयंस हो सकते हैं जैसे कि Cl माइनस, OH माइनस या फिर Cn माइनस, वाट एवर, है ना। क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड, ये आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक। या फिर कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कि इथाइलिन डाइमाइन NH2 CH2 CH2 NH2। ये जो है इथाइलिन डाइमाइन भी हो सकता है और भी दूसरे टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ट्राई प्रोपिल अमाइन वगैरह, या कुछ भी हो सकते हैं लार्जर मॉलिक्यूल, या फिर इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लाइक प्रोटीन्स। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं लाइक प्रोटीन्स। तो इस तरह के इन सब को जो है आप जो है नाम दोगे दीज आर द लिगेंड्स। और ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ये शो किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी कुछ क्लासिफिकेशन और है, तो वो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखिए कि व्हेन a ligand is bound to metal ion through a single donor atom, as in case of Cl minus, water or ammonia, then the ligand is said to be unidentate। तो यहाँ पर जो है पहली टाइप हमको मिलती है यूनिडेंटेट। तो इसके अंदर Cl माइनस हो सकता है, वाटर हो सकता है और अमोनिया हो सकता है। तो ये सिंगल डोनर एटम है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है क्लोरीन, ये सिंगल डोनर एटम है। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये सिंगल डोनर एटम है। इसी तरह से अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है, तो ये सिंगल डोनर एटम है। इसलिए इस टाइप के लिगेंड को हम जो है नाम देते हैं यूनिडेंटेट। ये सिंगल डोनर एटम प्रोड्यूस करता है, इसलिए इन लिगेंड्स को हम नाम देंगे यूनिडेंटेड लिगेंड। When a ligand can bind through two donor atoms, just as in case of ethylene diamine, तो उसको हम जो है नाम देंगे डाइडेंटेड। डाइडेंटेड लिगेंड। तो फॉर एग्जांपल NH2 CH2 CH2 NH2। तो आप देखिए कि यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों डोनर एटम जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को जो है डोनेट करेंगे।
तो इस मॉलिक्यूल के अंदर इथाइलिन डायमाइन के अंदर आपको 2 डोनर पॉइंट्स मिलते हैं, 2 डोनर एटम्स मिलते हैं, इसलिए इस टाइप के लिगेंड को हम जो है नाम देंगे डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे कि ऑक्जेलेट आयन के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है द लिगेंड इज सेड टू बी डाइडेंटेड। तो ऑक्जेलेट आयन जिसको हम C2O4 2 माइनस का जो है नाम देंगे, तो C2O4 के अंदर जो है आपको इस तरह का जो है स्ट्रक्चर मिलेगा C2O4, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन्स यहाँ पर जो है डोनर एटम्स हैं, इसलिए ऑक्जेलेट आयन, इसका नाम है ऑक्जेलेट आयन, और शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे C2O4 2 माइनस। तो आप देखिए 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, और ये 1 2 माइनस चार्जेस यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, इसलिए ऑक्जेलेट आयन भी जो है ये डाइडेंटेड लिगेंड की एग्जांपल में आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से द लिगेंड इट्स सेड टू बी पॉलीडेंटेड व्हेन इट शोज मोर देन 2 डोनर पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो है आप जो है 2 डोनर पॉइंट से ज़्यादा अगर किसी के अंदर आपको लिगेंड के अंदर जो है डोनर एटम मिलता है तो आप उसको जो है नाम दोगे पॉलीडेंटेड। तो तीसरी टाइप हमको यहाँ पर मिलती है पॉलीडेंटेड। तो इसके अंदर जो है मोर देन 2 डोनर एटम्स है, तो उसके हिसाब से आपको ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड एट्सेट्रा। अगर ट्राइडेंटेड कहोगे तो उसमें 3 डोनर पॉइंट्स है, टेट्राडेंटेड कहोगे तो 4 डोनर पॉइंट्स, पेंटाडेंटेड में 5 डोनर पॉइंट्स, हेक्साडेंटेड के अंदर आपको जो है 6 डोनर पॉइंट्स मिलेंगे। और एक टिपिकल एग्जांपल है हेक्साडेंटेड लिगेंड की जिसके अंदर 6 डोनर पॉइंट्स मिलते हैं, 6 डोनर एटम्स होते हैं, और वो एग्जांपल है EDTA आयन, दैट इज़ पॉलीडेंटेड के अंदर हम जो है 6 डोनर एटम्स या 6 डोनर पॉइंट्स वाले लिगेंड लेंगे तो उसको हम नाम देंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं EDTA 4 माइनस। दिस इज रिटन एज EDTA 4 माइनस, ये इस तरह से। तो देखिए ये हो गया इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, तो ये EDTA, और इसके ऊपर जो है 4 माइनस चार्जेस है, जिसमें से आप देखोगे कि 4 ऑक्सीजन जो है डोनर पॉइंट है और 2 नाइट्रोजन डोनर पॉइंट है। इस तरह से 4 + 2 मिलकर जो ये 6 डोनर पॉइंट्स बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से है। लुक हियर, ये स्ट्रक्चर है CH2N CH2N, ये आपको जो है 2 डोनर नाइट्रोजन्स मिलते हैं। उसके बाद ये आपको मिलेगा ऑक्जेलेट आयन, मतलब जो है यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो मिलेगा, दैट इज CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। तो आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 ऑक्सीजन्स हैं, और यहाँ पर देखिए दोनों नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं, तो ये 5 और ये 6, तो इसके अंदर जो है 6 डोनर पॉइंट्स है। दैट मीन्स अगर ये लिगेंड आपको किसी सेंट्रल मेटल एटम के अंदर मिलता है तो वो सेंट्रल मेटल एटम ये 6 डोनर पॉइंट्स के साथ में जो है अटैच्ड होगा, और इस तरह से वो जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करेगा। तो हम इसको जो है नाम देंगे इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो ये जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हेक्साडेंटेड लिगेंड एंड इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू अ सेंट्रल मेटल आयन। तो ये जो है 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन के साथ जो है सेंट्रल मेटल आयन के साथ में अटैच होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजेस 2 or more donor atoms simultaneously to bind to a single metal ion, it is said to be chelate ligand। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि आपके पास में जो है कोई लिगेंड है जो कि बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजेस इट्स 2 more donor atoms simultaneously
टू बाइंड अ सिंगल मेटल आयन इट इज सेड टू बी चीलेट। इसको हम जो है चीलेट का नाम देंगे, चीलेट कॉम्प्लेक्स। चील मीन्स क्रैब्स क्लॉ, इसको जो है क्रैब्स क्लॉ करते हैं। क्रैब के जो है आप देखोगे जो क्रैब होता है ना, उसके आगे जो इस तरह से उसकी जो है कैंची जनरली बोलते हैं उसको हम आमतौर पर, दैट इज़ द क्लॉ, क्रैब्स क्लॉ। तो जो है दो डिफरेंट डोनर एटम के ज़रिए से वो क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है बाइंड होगा। तो इस टाइप के जो है कॉम्प्लेक्सेस को जो डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं उसको हम चीलेट कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। तो द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स इज कॉल्ड द डेंटिसिटी। तो वो जो है चिलेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं उसके जो नंबर्स होते हैं उस नंबर को हम नाम देंगे डेंटिसिटी। उस कॉम्प्लेक्स की जो है डेंटिसिटी का जो है हम उसको जो है नाम देंगे द नंबर ऑफ सच चिलेटिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड एज डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। ठीक है, तो सच कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्सेस एंड दे टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो ये जो है आप यहाँ पर जो है देख सकते हो। तो चिलेट लिगेंड्स में आप देखोगे कि मोर देन टू जो है डोनर एटम, टू और मोर देन टू डोनर एटम जो है यूज़ करके वो जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में वो जो है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे पास जो है इथाइलिन डायमाइन है, लुक हियर लाइक दिस, CH2 CH2 NH2 NH2। तो आप देखिए ये डाइडेंटेड लिगेंड है और इसके पास में दो डोनर एटम्स हैं, दोनों ही नाइट्रोजन्स है और यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है Mn+। तो ये इधर से बाइंड करेगा, ये इधर से बाइंड करेगा। तो इट इज़ लाइक अ क्रैब्स क्लॉ। इसलिए हम जो है इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को जो है नाम देंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर जो है ये कंडीशन आपको मिल सकती है। तो व्हाट एवर इट में भी ये इथाइलिन डायमाइन के साथ है। इसी तरह से ऑक्जेलेट आयन के अंदर भी जो है आप देखोगे कि दो ऑक्सीजन जो है दोनों साइड से इसको जो है चिलेटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए C+O, तो ये जो है निगेटिव ऑक्सीजन, ये निगेटिव ऑक्सीजन और यहाँ पर आप लीजिए Mn+। तो ये इधर से बाइंड करेगा, ये इधर से बाइंड करेगा। तो फिर से आप देखिए लाइक अ क्रेब्स क्लॉ ये जो है आपको मिलता है। तो दिस इज़ चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह के जो है कॉम्प्लेक्सेस जो है फॉर्म होते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास कोई मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड है जिसके पास में दो डिफरेंट डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एट द टाइम वो कोई सा एक डोनर एटम जो है यूज़ करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करते हैं। सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर सेड टू बी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, उन लिगेंड्स को हम जो है नाम देंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। ध्यान से सुनिए, दीज आर नथिंग बट द यूनिडेंटेड लिगेंड। ये यूनिडेंटेड लिगेंड की एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसके अंदर दो डिफरेंट डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं एंड एट द टाइम दैट लिगेंड यूजेस ओनली वन डोनर एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए NO2-, हमारे पास जो है एक लिगेंड है NO2-। तो ये NO2 के पास में दो डोनर पॉइंट है, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो एट द टाइम आइदर इट विल यूज़ द डोनर पॉइंट नाइट्रोजन और द डोनर पॉइंट ऑक्सीजन। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर जो है दो डिफरेंट जो है आपको जो है लिगेंड्स के जो है अरेंजमेंट मिलता है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन के साथ में जो है ये डोनर पॉइंट यूज़ करता है। तो ये देखिए सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, मैं इसको जो है राउंड कर देता हूँ। अब ये जो है NO2- के अंदर जो है पहले क्या करेगा, आपने नाइट्रोजन डोनर पॉइंट को यूज़ करेगा। तो ये देखिए NO, ये हो गया NO2- लाइक दिस, ये NO2- हुआ, लेकिन इसने जो है अपना नाइट्रोजन डोनर पॉइंट जो है यूज़ किया है इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है बाइंड होने में। तो हम इसको जो है यहाँ पर जो है नाम देंगे नाइट्रो-N। इसको हम जो है इंडिकेट करेंगे, दिस इज़ नाइट्रो-N बिकॉज N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन विच इज़ द डोनर पॉइंट। ये डोनर एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर
जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, तो सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन के साथ जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड है। और दूसरा जो है इसके अंदर कंडीशन होगी जिसमें ये ऑक्सीजन को जो है यूज़ करेगा डोनर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सेंट्रल मेटल एटम M यूज़ करते हैं और ये ON डबल बॉन्ड O, तो ये निगेटिव, तो ये ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, यहाँ पर डोनर पॉइंट जो है यूज़ होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है नाम देंगे नाइट्रो O। तो O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, तो ये जो है नाइट्रो O है। तो हम इस तरह से यहाँ पर ये सिंगल जो है आपके पास जो है यूनिडेंटेड लिगेंड है जिसके पास में 2 डिफरेंट डोनर पॉइंट्स है, लेकिन एट द टाइम इट यूजेस द 1 डोनर एटम, तो हम इसको जो है नाम देंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। चलिए एक एग्जांपल और आपको बता दूं, थायोसाइनेट आयन जिसको हम SCN माइनस से जो इंडिकेट करते हैं, SCN, दिस इज थायोसाइनेट। तो इसके अंदर आप देखिए कि 2 डोनर पॉइंट्स हैं, एक सल्फर है और एक नाइट्रोजन है। तो पहले हम देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास में है और ये SCN सल्फर डोनर पॉइंट जो है यूज़ करना है। तो ये सल्फर इसके अंदर जो डोनर पॉइंट है, तो हम इसको जो है नाम देंगे थायोसाइनेटो S। दिस इज कॉल्ड एज थायोसाइनेटो S। तो यहाँ पर जो है S स्टैंड फॉर सल्फ़र, तो ये जो है सल्फ़र को यूज़ करके यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन को जो है ये यूज़ करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ पर NSC, तो ये जो है नाइट्रोजन को जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा है, या आप NCS इसको यूज़ की लिखिए। तो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है नाइट्रोजन डोनर पॉइंट है, तो हम इसको लिखेंगे थायोसाइनेटो N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। और इसके पहले जो हमने NO2 लिखा था, तो वहाँ पर जो है नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो O जो है हम लिखेंगे। तो नाइट्रीटो N का मीनिंग होगा कि ये नाइट्रोजन के साथ जो है डोनर पॉइंट जो है यूज़ किया है, और नाइट्रीटो O जो लिखेंगे अगर हम, तो इसका मतलब होगा कि ये ऑक्सीजन डोनर पॉइंट जो है यूज़ किया है। इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हो कि S लिखा हुआ है, दैट मीन्स सल्फर इज़ द डोनर पॉइंट, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि N लिखा हुआ है, दैट इज़ नाइट्रोजन इज़ द डोनर पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लिगेंड्स की जो है कितनी टाइप बनती है। पहली टाइप जो है बनेगी यूनिडेंटेड, दूसरी टाइप डाइडेंटेड, तीसरी टाइप पॉलीडेंटेड, चौथी टाइप चिलेट या चिलेटिंग लिगेंड्स, और फिफ्थ टाइप जो होगी दैट इज़ एम्बीडेंटेड। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स यहाँ से आ जाता है। तो हम यहाँ पर जो है 5 टाइप की जो है क्लासेस लिगेंड्स की जो है डिसाइड कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनिडेंटेड को आप जो है मोनोडेंटेड भी कह सकते हो, मोनोडेंटेड, और इसी तरह से डाइडेंटेड को आप बाइडेंटेड भी कह सकते हो, ठीक। और उसके बाद जो है पॉलीडेंटेड में ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, इसी तरह से पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड एंड सो ऑन। इतने सारे जो इसमें हो सकते हैं, वाट एवर इट में भी। तो जितने भी नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे उसके हिसाब से, अगर 3 डोनर एटम हुए तो ट्राइडेंटेड, 4 डोनर एटम है तो टेट्राडेंटेड, 5 डोनर एटम्स है तो पेंटाडेंटेड, 6 डोनर एटम्स है तो हेक्साडेंटेड। तो इस तरह से ये जो है आपको पॉलीडेंटेड की जो है एग्जांपल मिलेगी। फिर चिलेटिंग लिगेंड जो है जनरली ये डाइडेंटेड लिगेंड्स या पॉलीडेंटेड का जो है कॉम्बिनेशन है, और उसमें आपको देखना है कि मोर देन 1 डोनर पॉइंट्स यूज़ होकर जो है वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, तो हम उसको जो है चिलेटिंग लिगेंड्स कहेंगे। तो ये जो है डाइडेंटेड भी हो सकते हैं, पॉलीडेंटेड भी हो सकते हैं, वाट एवर। और एम्बीडेंटेड जो है ये जनरली यूनिडेंटेड लिगेंड्स की एग्जांपल है, जिसमें 2 डोनर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एट द टाइम वो कोई सा भी एक डोनर पॉइंट जो है यूज़ करता है, तो हम उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो ये तीसरी जो है डेफिनेशन हुई। चलिए फोर्थ जो डेफिनेशन होगी, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर,
फोर्थ जो डेफिनेशन है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम शॉर्ट में CN लिखेंगे। ध्यान रखिए साइनाइड नहीं है ये CN दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज़ CN of a metal ion in a complex can be defined as the number of ligand donor atoms to which the metal is directly bonded। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम जो कि मेटल के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, जैसे आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, 2 लिगेंड्स, हम उसको L से जो इंडिकेट करते हैं तो हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे CN = 2। अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 3 डोनर एटम्स हैं तो हम यहाँ पर जो है ये लिगेंड शो करेंगे हम इसको, तो ये लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3। इसी तरह से जो है सेंट्रल मेटल के साथ में 4 लिगेंड जो है बाउंड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर = 4। इस तरह से हम इसको जो है लिख सकते हैं। तो ये मेटल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये डायरेक्टली आप जो है मेटल के डोनर एटम्स होते हैं। ध्यान रखिए नॉट द नंबर ऑफ लिगेंड, ये बात जो है ख़ास तौर से आगे मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ कि हम इसको नंबर ऑफ़ लिगेंड क्यों नहीं कह सकते। नंबर ऑफ़ लिगेंड सिर्फ आप जो है मोनोडेंटेड लिगेंड्स के अंदर जो है कह सकते हो। अगर ये लिगेंड्स मोनोडेंटेड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ़ मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड के अलावा कोई टाइप का लिगेंड है तो वहाँ पर हम इसको नंबर ऑफ़ लिगेंड नहीं कहेंगे बल्कि नंबर ऑफ़ डोनर एटम्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है डाइडेंटेड लिगेंड है, जैसा कि इथाइलिन डायमाइन NH2 CH2 CH2 NH2, और ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ में ये कोऑर्डिनेटेड है। तो नंबर ऑफ़ लिगेंड तो एक ही है दैट इज़ इथाइलिन डायमाइन, जिसको शॉर्ट में एब्रीवेशन हम EN यूज़ करेंगे। EN जो स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डायमाइन। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ़ लिगेंड सिंगल है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि डोनर पॉइंट कितने हैं, 2 हैं, 2 डोनर एटम्स हैं। तो यहाँ पर इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज़ इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर उस वक्त होगा जब वो लिगेंड जो है मोनोडेंटेड होगा। अगर लिगेंड जो है अदर देन मोनोडेंटेड है तो फिर आपको ये देखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विच आर द डोनर पॉइंट्स, तो वो नंबर जो है यहाँ काउंट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 नाइट्रोजन्स हैं डोनर पॉइंट्स, इसलिए इस मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, EDTA शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं EDTA4-। तो आप यहाँ देखोगे CH2 और उसके बाद CH2COO-, CH2COO-, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ये सब पूरा के पूरा ये एक लिगेंड है। और अगर ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होता है तो आप देखिए 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, इस तरह से जो है टोटल 6 डोनर एटम्स हैं। इसलिए अगर ये इथाइलिन डायमाइन सिंगल लिगेंड भी अगर किसी सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम जो है नाम देंगे 6। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड। ये कब होगा? जब लिगेंड आपके पास यूनिडेंटेड है। नो डाउट ये भी सही है, लेकिन कब? जब लिगेंड आपके पास में यूनिडेंटेड है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम्स, जब यहाँ पर आपके पास में अदर देन यूनिडेंटेड लिगेंड है तो उस वक्त ये चीज़ देखना है। तो ये सिंगल लिगेंड है लेकिन इसके पास में टोटल 6 डोनर पॉइंट्स हैं, इसलिए हम इसको जो है नाम देंगे कि अगर ये किसी के साथ अटैच होता है तो उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक है, तो ये चीज़ हम आसानी के साथ जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखिए कि प्लेटिनम का एक जो है कॉम्प्लेक्स आयन है PtCl6 2-। तो यहाँ पर आप देखिए कि 6 क्लोराइड आयन जिसके साथ में अटैच्ड हैं, इसलिए प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर जो आपको मिलेगा 6। इसी तरह से जो है NiNH3 4 NiNH3 4 ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन है। तो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है इस निकेल के साथ जो है डायरेक्टली अटैच्ड है, तो आप इसका जो है निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखोगे। ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो काउंट होता है वो हमेशा
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या निगेटिव आयन अटैच होते हैं उसका नंबर जो है काउंट करना है आपको, ठीक है। और उसमें भी अगर लिगेंड जो है अदर देन मोनोडेंटेड है तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, उसके अंदर टोटल डोनर पॉइंट्स आपको देखने हैं, जैसे कि COEN3 3+। एक एग्जांपल है COEN3 3+। तो बज़ाहिर आपको दिखता है कि यहाँ पे 3 लिगेंड्स हैं, तो इस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए इथाइलिन डायमाइन जो है ये डाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक डाइडेंटेड लिगेंड के अंदर जो 2 डोनर पॉइंट, तो 3 × 2 = 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CN ऑफ कोबाल्ट = 6, क्योंकि यहाँ पर जो इथाइलिन डायमाइन डाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये चीज़ जो है आसानी के साथ आप जो है इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, इसको जो है काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो एक ख़ास बात जो है ध्यान रखना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन इज डिटरमाइंड ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय द लिगेंड विद द सेंट्रल एटम और आयन। यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के लिए काउंट होगा। बहुत सारे लिगेंड जो है यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, मीन्स मेटल के साथ जो है डबली बॉन्डेड भी होते हैं। तो डबल बॉन्ड को जो है आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल जो है आप काउंट नहीं करोगे। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोट करना है। सिर्फ जो है सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं लिगेंड और मेटल के बीच में, वही नंबर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर जो है काउंट होगा। अगर कोई लिगेंड पाई बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो डबल बॉन्ड को आप जो है 2 कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट नहीं करोगे, बल्कि आपको उसे एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर जो है काउंट करना है। तो ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड इफ फॉर्म बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम और आयन आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस। ये बात जो ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल आप लीजिए, एक जनरल बता रहा हूँ कि Mn+ आपके पास जो है मेटल है और ये लिगेंड जो है सिंगली बॉन्डेड है। इस तरह से सपोज 2 लिगेंड्स हैं, तो आप इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर = 2 लिखोगे। और से फॉर एग्जांपल कोई दूसरे टाइप का लिगेंड यहाँ पर जो है मेटल के साथ डबली बॉन्डेड है, तो आप यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर = 4 नहीं लिखोगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर = 2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिर्फ डबल बॉन्ड आपको जो दिख रहा है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड इज काउंटेड फॉर डिसाइडिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द गिवन मेटल, ठीक है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। 5th जो डेफिनेशन है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम जो किसको कहेंगे, ये बात ध्यान से सुनिए। द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स अटैच टू इट enclosed in a square bracket and is collectively termed as coordination sphere। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे कि CONH3 3+, इसी तरह से FeCN6 4-, ठीक है। इसी तरह से NiCO4। तो सेंट्रल मेटल एटम और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, इसको हम जो है टोटल को जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इनक्लोज करते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का इनक्लोज्ड जो पार्ट होगा इट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये एक पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये एक तीसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं K4FeCN6। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पोटेशियम को आप छोड़ दीजिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो कंटेंट है उसको हम जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। तो दिस मच पार्ट इन K4FeCN6 इज़ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बस सिंपली ये समझ लीजिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पार्ट है, फिर वो चाहे आयोनिक फॉर्म में हो या कि पूरा कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को या उसके कंटेंट को जो है नाम देंगे, ठीक है। तो द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड एज काउंटर आयन। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये 4K+ जो ये काउंटर आयन्स है और ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। चलिए आते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जो वर्नर ने जो है डिसाइड किया था, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन।
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो इसके अंदर क्या होगा, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम और आयन डिफाइंस अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो हम यहाँ पर इसको जो है एक्चुअली नाम देंगे, दिस इज द स्पेशियल अरेंजमेंट। तो हम इसको बताएंगे कि इट इज स्पेशियल अरेंजमेंट। और सिंपली आप इसको जो है एक समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इट इज़ नथिंग बट द ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये जो है जो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इसका जो है पर्टिकुलर जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जिसको हम जनरली ज्योमेट्री भी कह सकते हो, दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और यहाँ पर जो है द मोस्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। तो ये जो है आप इसको जो है आसानी के साथ जो है डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए कि ऑक्टाहेड्रल जो है क्या होता है, लुक हियर, ये सेंट्रल मेटल आयन आपके पास में है और इसके साथ में आप देखोगे ये लिगेंड, एल स्टैंड फॉर लिगेंड एंड एम स्टैंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, ये दूसरा लिगेंड। ठीक है, तो ये जो है अप एंड डाउन होगा प्लेन के ऊपर और नीचे, और इसी तरह से जो है 4 लिगेंड जो है प्लेन पर होंगे। तो ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड, उसके बाद ये तीसरा लिगेंड और ये चौथा लिगेंड। तो इस तरह से आप देखोगे कि 4 लिगेंड जो है ये प्लेन पर है और एक लिगेंड जो है अबव द प्लेन है, एक लिगेंड जो है बिलो द प्लेन है। तो ये सबको आप अगर इस तरह से लाइन से जोड़ दोगे तो आपको जो है ऑक्टाहेड्रॉन मिलता है। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ये एक पॉलीहेड्रॉन है ऑक्टाहेड्रल जिसमें 6 लिगेंड है। इसी तरह से आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक लिगेंड, उसके बाद जो है 4 लिगेंड आपको यहाँ पर जो शो करना है, ये दूसरा लिगेंड, उसके बाद ये तीसरा लिगेंड और डॉटेड लाइन से ये आपके पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये आप देखोगे कि टेट्राहेड्रल है, तो हम इसको नाम देंगे दिस इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर प्लेनर में आप देखोगे सेंट्रल मेटल एटम है, 2 लिगेंड जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं और 2 लिगेंड जो है ये नियर टू द ऑब्जर्वर है, इसलिए हम यहाँ पर इसको थिक लाइन से शो कर रहे हैं। ये तो आप देखिए ये प्लेन पर है, दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट वेराइटीज़ अरेंजमेंट की है। इसी तरह से आप देखोगे ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल, तो आप देखोगे सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो ये ट्रायंगुलर प्लेन आपको मिलेगी और एक लिगेंड जो है प्लेन के ऊपर, एक लिगेंड जो है प्लेन के नीचे। इसी तरह से स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो इसको आप जो है स्क्वायर पिरामिडल कहोगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जो है आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए आप आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। 7th जो डेफिनेशन होगी दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जो है क्या होगी, इसको हम जो है कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड। अगर सेंट्रल मेटल एटम जो लिगेंड के साथ अटैच है वो सारे लिगेंड्स अगर हम हटा देते हैं, तो लिगेंड के हटा देने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा, जनरली वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होंगे दैट इज़ नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये बात जो है यहाँ पे आसानी के साथ जो आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो ये बात जो ध्यान रखना है। तो इफ़ द लिगेंड्स आर रिमूव्ड
along with the electron pairs that are shared with the central atom। तो वो सारे के सारे लिगेंड अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जब हटा देंगे तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो नंबर क्रिएट होगा, जो चार्ज क्रिएट होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। सो द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रोमन नंबर इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर को जो है रोमन नंबर्स में आपको जो है लिखना है, और वो किस में होगा? पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट के अंदर। जैसे ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 1, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 2, या ब्रैकेट के अंदर आप जो है लिखोगे 3। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको जो है लिखना है, और ये बात जो है ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रोमन न्यूमेरिकल्स में ये पैरेंथेसिस में आपको लिखना है फॉलोइंग द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो एग्जांपल लेंगे हम कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, यहाँ पे हम जो है एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन जो CuCN4 3- है, CuCN4 3-, ये जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन है, CuCN4 3-। तो इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है कॉपर का +1 है, तो उसको हम जो लिखेंगे Cu1। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज इक्वल टू +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर जो इसमें +1 है, तो हम उसको लिखेंगे Cu, और ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमेरिकल्स में जो है 1 लिखेंगे। तो जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पूरा नाम लिखकर आखिर में जो है आप यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स रोमन लेटर के अंदर जो लिखेंगे। तो यहाँ पे चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेटल का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये +1 को हमने यहाँ पर रोमन न्यूमेरिकल में 1 लिखा है। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ ऑक्सीडेशन नंबर को जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे लिगेंड्स आप हटा दीजिए, तो उसके बाद जो है इस कॉपर के ऊपर जो है +1 चार्ज जो है बचता है, तो हम उसको यहाँ पर जो है कॉपर 1 जो लिखेंगे। इसी तरह से आप देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं, CONH3 6 तो यहाँ पर जो है आप ये लिगेंड पूरे हटा दीजिए, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर मिलेगा +3। तो इसका जो कुछ भी नाम होगा इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, तो मेटल के साथ में आप यहाँ लिखोगे रोमन न्यूमेरिकल्स में 3, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 3। तो दिस रोमन न्यूमेरिकल इंडिकेट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द गिवन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एक जो है डेफिनेशन और है, दैट इज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बस ये लास्ट है, हमारा ये लेक्चर जो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये 8th जो है डेफिनेशन है, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी लिगेंड कोऑर्डिनेटेड है, व्हाट एवर देयर नंबर में भी, वो सब के सब एक ही टाइप के हैं। तो हम उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे होमोलेप्टिक। फॉर एग्जांपल CONH3 6 3+, या इसको आप जो है Cl3 कर दो। तो यहाँ पर आप देखिए कि 6 लिगेंड्स इसके साथ अटैच है, और ये 6 के 6 जो है अमोनिया है, इसलिए ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से आप देखिए K4FeCN6, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि 6 लिगेंड जो है आयरन के साथ अटैच्ड है, और वो 6 के साथ 6 जो है साइनाइड है, इसलिए इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक। इसी तरह से NiCO4, तो यहाँ पर भी देखिए कि 4 लिगेंड्स हैं, वो सब के सब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, सब के सब जो है सेम है, इसलिए ये एग्जांपल जो होमोलेप्टिक लिगेंड की है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की है। चलिए आते हैं अब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसको कहेंगे, कि अगर सेंट्रल मेटल एटम मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड के साथ में अटैच्ड है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स को जो है नाम देंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए COCl NH3 5Cl2, ये जो है कॉम्प्लेक्स हमारे पास में है। तो अंदर आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में
5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, ये 2 डिफरेंट हो जाते हैं। 5 अमोनिया एक जैसे है और ये क्लोरीन एक दूसरे टाइप का लिगेंड है। तो इस तरह से 2 डिफरेंट लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ में अटैच्ड है, ठीक है। इसी तरह से देखिए CO NH3 4 H2O प्लस, ये एक जो है कॉम्प्लेक्स आपको दिखता है। वट एवर जो भी इसका जो है चार्ज होगा आप यहाँ पर जो है Cl2 लिख दीजिए। तो आप देखो यहाँ पर जो है 4 अमोनिया और 1 वाटर मॉलिक्यूल है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट जो है लिगेंड्स इसके साथ में कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेटेड है। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। तो ये चीज़ जो हम बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ एक ही टाइप के बहुत सारे लिगेंड्स अगर अटैच होते हैं तो वो जो है होमोलेप्टिक होगा, और मोर देन 1 टाइप ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स आर अटैच देन इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोलेप्टिक। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है सिस्टम आपको जो मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसके अंदर जो ये इतनी छोटी छोटी डेफिनेशन जो आपके लिए समझना जो बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको एक मरतबा अच्छी तरह से समझ में आ गई तो फिर आप जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर जो है समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करोगे। तो ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो डेफिनेशंस हमने यहाँ पर जो है डिस्कस किया है, इन डेफिनेशंस को जो है आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी करें, अपनी बुक भी सामने रखें और इस लेक्चर को भी जो है आप बार बार देखें, ताकि बार बार रिवाइज होने से ये चीज़ें आपके जो है दिमाग में आ जाएं, आपके माइंड में अच्छी तरह से जो है सेट हो जाएं, फिर आप आगे का जो टॉपिक है बहुत ईजीली इसको जो है स्टडी कर सकते हो। ओके।